प्यारे बच्चों, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ संघवी है। यह है मेरी डॉटर। निर्जरा संघवी। और हम लोग आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान की गंगा का एपिसोड नंबर 2। क्लास 6 के जिस लेक्चर को हमने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था वो था लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग्स की हम लोगों ने बात करना शुरू किया था। सबसे पहले हमने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन रखा जाता है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये बताया था। बात हुई थी सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऐसे दो प्रकार के सेल स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, इस बात को हमने डिस्कस किया था। ग्रोथ जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, उसको हमने बारीकी से समझा था। हमने कहा था बच्चों, सिर्फ किसी चीज की लंबाई बढ़ जाना या मास बढ़ जाना ग्रोथ नहीं है। सामान्यतः ये ग्रोथ है, आपके पेरेंट्स आपको खड़ा करके वॉल के पास फिर आपकी लंबाई नापते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारी लंबाई बढ़ गई, तुम बढ़ रहे हो, ये ग्रोथ है। लेकिन कई बार ऐसी लंबाई तो किसी पर्वत श्रृंखला की भी बढ़ सकती है, या किसी चट्टान पर बहुत सारी मिट्टी आकर के इकट्ठा हो तब भी ये लंबाई जो है ये बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि लंबाई बढ़ जाना ग्रोथ नहीं है। अंदर से आंतरिक तौर पर जब सेल के अंदर उसके प्रोटोप्लाज्म में कंटेंट में बढ़ोतरी हो तो इसको हमने ग्रोथ कहा था। फिर हमने कहा था दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के बाद हुआ था रिप्रोडक्शन। हमारे रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। सेल्युलर स्ट्रक्चर, नीड फॉर फूड। हाँ, नीड फॉर फूड का हमने बात किया था और हमने रिप्रोडक्शन का भी थोड़ा बात कर दिया था, आप भूल गई हैं। हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो और ग्रोथ दो अलग अलग पैरामीटर नहीं है। क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, तो वो 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है। तो ये उसका ग्रोथ भी है और ये इसका रिप्रोडक्शन भी है ना। पर हमारे अंदर इसके अलग मायने। फिर आप भूल गई, हमने म्यूल का भी बात किया था। हाँ, क्या बात है, पढ़ाई का, स्कूल की पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा है ना। कोई बात नहीं, ये चलता है। भूलना, फिर याद दिलाना, फिर भूलना, फिर याद दिलाना, इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। हम भी बहुत सारी चीजें भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सीखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। तो इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। लर्निंग में हमेशा नफा नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता, है ना। लर्निंग जो होती है वो लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि आप हमेशा बस कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है। सो आइए बात कर लें, आपसे चर्चा कर लें कि जो रिप्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, म्यूल का एग्जाम्पल दिया था कि भाई वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फिर भी वो लिविंग कंसिडर किया जाता है, उसको आप लिविंग मानते हैं। ठीक है। तो आइए आपसे जो आगे की बातें करनी है, रिप्रोडक्शन हमने बात कर लिया, उसके अलावा बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस कर लें। मुझे 1 मिनट लगेगा मेरा आईपैड शेयर करने में, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो निर्जरा, सेल स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया। क्या लगता है अगला क्या बताने वाली है उनको, हमको क्या किस बात की ओर ले जाने वाली हो, किस कैरेक्टर की ओर ले जाने वाली है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ओके। रेस्पिरेशन, निर्जरा कहती है लिविंग का अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेस्पिरेशन। 1 मिनट, हाँ मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने हैं रिकॉर्डिंग के अंदर।
सो निर्जला, रेस्पिरेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। जैसे मैं और आप, हम बात कर रहे हैं पैरेलली, साइमल्टेनियसली हम ब्रीद इन ब्रीद आउट भी कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्शियस रेगुलेशन में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अरे मैं तो भूल ही गया, ब्रीद इन करना ही भूल गया, ब्रीद आउट करना ही भूल गया ना। ऐसा हो जाएगा तो कबाड़ा हो जाएगा। क्या कहते हैं हम कि अरे भाई, बच्चे को जब जो छोटा होता है तो कहते हैं कि भाई सांस कभी नहीं रोकना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रोसेस चलती रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हमको आज हमारे कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है। हम लिविंग का कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या जो डेड स्ट्रक्चर्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करते। रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है निर्जरा? क्योंकि वो हमको प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन हमें क्यों जरूरी है निर्जरा? ऑक्सीजन हमें जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है उसका कंबशन करने में मदद करती है। आपने कहा था ना लास्ट क्लास में कि फूड जो है वो फूड रिक्वायर्ड होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, खाना खाना होता है। क्या क्यों खाना इंपॉर्टेंट होता है? क्या मिलता है खाने से? जो हमारी बॉडी जो है उसे ब्रेक डाउन करके फिर एक्सपायर करने में हेल्प करती है। ओके। आप कह रही हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है खाने में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। और क्या होता है? प्रोटीन्स। यस, वेरी गुड। प्रोटीन्स होते हैं। और क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। बिल्कुल ठीक। लिपिड्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हमारे खाने में जो डाइट हम लेते हैं। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जानती हैं आप कोई कार्बोहाइड्रेट खाया है आपने आज दिन भर में? कोई कार्बोहाइड्रेट डाइट में लिया है? पोटैटो। हाँ, पोटैटो इज गुड। पोटैटो के अंदर पता है क्या होता है? आपने कहा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मेन कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें? एनी आइडिया? कार्बोहाइड्रेट। चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। हम जो डाइट लेते हैं दिन भर में, ऐसी बहुत कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लेते हैं। जैसे आपको सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हमारी टेबल शुगर, जो टेबल शुगर, जो शक्कर जिसको हम कहते हैं ना, पता है आपको शक्कर किस चीज से बनता है? ओहो, शक्कर कैसे बनाया जाता है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है भाई। शक्कर होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका नाम होता है सुक्रोज। क्या कहते हैं उसको? सुक्रोज। टेबल शुगर जिसको हमने कहा। तो मैंने कहा ये टेबल शुगर आप बनाते किस चीज से हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जो शुगर हम लोग बाजार से आती है ना हमारे घर में, शुगर वो गन्ने से निकाला जाता है, इसीलिए तो उसका नाम होता है शुगर का, कैन शुगर। हाँ, केन शुगर या शुगर केन, है ना। एक और चीज से भी निकलता है बहुत इंटरेस्टिंगली। शुगर केन से तो आप सुक्रोज निकालते ही हो, क्या बता सकते हैं किसी और चीज से भी शुगर बनाया जाता है? नहीं, वो होता है बीटरूट। बीटरूट सुना होगा ना आपने। तो बीटरूट जो है उससे भी बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो शुगर बनाया जाता है। तो सुक्रोज जो हमारा डाइट का हिस्सा है ना, ये हम खाते हैं और हमारी बॉडी में ये ब्रेक होता है, डाइजेस्ट होता है, और इनसे दो शुगर मिलती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके। जैसे आपने आज कोई फ्रूट खाया हो मान लो दिन भर में, है ना। सो जो हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कहा उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो दोनों, जब आप टेबल शुगर लेते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाते हैं, दो शुगर है। तो हमारे लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है, इसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर। ठीक है। हमारी बॉडी में जहां जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वहां ग्लूकोज जरूरी होता है। अब कहानी थोड़ी उलझी भी नहीं लग रही है कि भाई मैंने खाना खाया,
फूड का इंटेक किया, वो फूड जो है वो मेरी बॉडी में गया, और मुझे तो डिस्कस करना था कि ये रेस्पिरेशन लिविंग का कैरेक्टर है, और मैं कहाँ पहुंच गया, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, है ना। तो बड़ा उलझन लग रहा होगा, उलझन बिल्कुल नहीं है। वास्तव में जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, अभी आपने जो ग्लूकोज खाया है, बोला ना आपने ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करते हो। इस इवेंट को आप जब अपनी बॉडी में, अपनी सेल्स में करते हो, तो आपको ढेर सारा एनर्जी मिलता है ना। ई रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, ढेर सारा एनर्जी आपको मिलता है। इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके आप अपने दिन भर के काम। कितना लंबा जर्नी, हमने कह दिया कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ऑक्सीजन चाहिए, पर वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस ऑक्सीजन की मदद से ही हम इस एनर्जी को ब्रेक करते हैं। और ये जो ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया, इसका जब कंबशन, अभी बहुत भारी भारी टर्म्स हैं, जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो समझेंगे कंबशन क्या होता है। तो अभी उसको आसान भाषा में पढ़ें, क्योंकि हम टेक्निकलिटीज में उलझना नहीं चाहते, हम चीजों को समझना चाहते हैं। तो मैंने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन क्या करती है, उस फ्यूल के ब्रेक डाउन में मदद करती है। किस फ्यूल के, जो खाना हमने खाया है, जो भोजन हमने किया है, जैसे टेबल शुगर हमने लिया। मैं जब फोन आया उस समय बता रहा था आपको कि हम लोग फ्रूट खाते हैं, आज निर्जरा ने दिन में जो फ्रूट खाएं उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज को कहा जाता है, फ्रक्टोज कहलाती है फ्रूट शुगर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हमने इनटेक किया है, फूड के फॉर्म में लिया है, इसका ब्रेकडाउन जरूरी है, इससे हमें एनर्जी मिलता है, और उसी एनर्जी से हमारी दिन भर का कामकाज होता है। दिन भर की जो एक्टिविटीज है, हम वो उसी एनर्जी से कंप्लीट करते हैं। सोच के देखो, किसी दिन खाना नहीं खाते हैं तो कैसे डल फील होता है ना। तो वो सारी एनर्जी जो हमको मिलती है, वो इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। जो एनर्जी हमें हासिल होती है, वो हम एटीपी के फॉर्म में हासिल करते हैं। बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है, वो कहलाता है एटीपी। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एटीपी, इसका फुल फॉर्म वगैरह कभी सुना है? मेरे मुंह से कभी इधर उधर क्लास से बाहर निकलते जाते आते कभी सुन लिया हो, व्हाट इज एटीपी? जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं करना है। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, ये एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है, ये आते हैं, इनसे एनर्जी रिलीज होता है और आप वो काम कर लेते हैं, है ना। इनको कहा जाता है, ये कहलाते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बस इसमें इतना ही अभी के लिए, है ना, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो कहाँ थे हम थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है, और हमने कहा था कि जो फूड उसको रिक्वायर्ड होता है, उस फूड का फर्दर ब्रेकडाउन करने के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है ना। और ऑक्सीजन हमको रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से मिलता है, और ये ऑक्सीजन बहुत मुश्किल से, आपकी कल आपने सेल पढ़ा था ना, ये सारे इवेंट सेलुलर लेवल पर होते हैं। ये जो आपने देखा ना ब्रेकडाउन, जो देखा आपने, ये ब्रेकडाउन आपका सेल्यूलर लेवल पर होता है। कल सेल पढ़ी थी आपने? हाँ। उसमें आपको याद होगा एक ऑर्गेनेल, मैंने उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा था, याद है? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये जो पूरा एनर्जी आपको मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या पूरा जर्नी क्या हो गया, जरा समझिए। एटमॉस्फेयर बाहर, ऑक्सीजन है, ये एज ए ऑर्गेनिज्म आप इस ऑक्सीजन को लेने वाले हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन फिर आपके लंग्स तक पहुंचना है। विद द हेल्प ऑफ योर नॉस्ट्रील, इस ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया, लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स से फिर इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, यानी बॉडी में जो मौजूद सेल्स हैं उन तक पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना। लंग्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं। हाँ, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स के अंदर जो है वो बदलाव होते हैं, और उसके कारण से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। सुना है ना आपने ऐसा CO2? ये बॉडी में CO2 कहाँ से आ जाती होगी, ये भी तो सोचने में आया होगा कभी? डू यू हैव एनी आइडिया कि बॉडी में CO2 कहाँ से आ गया अच्छा खासा? ये जो आप मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है ना, जो आपने
ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, इसका जब आप ब्रेक डाउन करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ढेर सारा CO2 बाहर निकलता है। ओके, आया समझ में? आया कहाँ से CO2 आया? अभी तक सिर्फ सुना था कि हम लोग जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं ना। और एक बड़ी गड़बड़ सी बात भी आप लोग बहुत सुनते हो कि प्लांट जो है वो प्लांट उसका उल्टा करते हैं। हाँ, ऐसा सुनते हो ना, ये बिल्कुल गलत है। प्लांट इसका उल्टा करते हैं। किस रेफरेंस में आप बोल रहे हैं समझना जरूरी है, जरा अच्छे से बात को समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, है ना। प्लांट जो होता है वो प्लांट, उनके पास अपनी लीव्स होती हैं, ठीक है, और वो अपनी लीव से डेफिनेटली CO2 को लेते हैं और ये CO2 को वो फोटोसिंथेसिस से, अरे वाह, आपने सुना है फोटोसिंथेसिस? हाँ। क्या बात है। बता सकती है फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेल में होता है? कल सेल पढ़ी थी हमने। हाँ। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल पढ़े थे, याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बता सकती हूँ उसमें से किसमें फोटोसिंथेसिस होता है? क्योंकि होगा तो किसी न किसी ऑर्गेनेल की मदद से। नहीं, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है। मैं सारा रिकॉल करवा देता हूँ। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। वहां हमने कल बड़ा धीरे से, वहां हमने कल एनिमल सेल डिस्कस किया था। हाँ। आपको लगता है फोटोसिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते? आपके इसी चैप्टर में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स का बात करेंगे तो वहां क्लासिफिकेशन आएगा, ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स, है ना। अभी बाद में लेंगे हम, क्योंकि हम सब लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं उसे समझ नहीं आए कि टॉपिक क्या चल रहा है। तो टॉपिक को पर हम स्टिक करके रहना चाहते हैं, क्योंकि आप जब छोटी क्लास में होते हैं तो क्लैरिटी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। पता है आपकी एज की खासियत क्या है? आप लोग बहुत बढ़िया लर्नर होते हैं, पर आपको चीजें ऑर्डरली प्रोवाइड करनी होती है ताकि स्टेप बाय स्टेप वो समझ में आए। तो अभी उस पर नहीं जाते। अभी इतना ध्यान रखते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, प्लांट कर पाते, है ना। तो मतलब कुछ ऐसा उनके पास है उनकी सेल में जो हमारे पास नहीं है। हाँ। तो कल हमने जो सेल पढ़ी थी वो एनिमल सेल थी, इसलिए आपको वो ऑर्गेनेल वहां नहीं दिखा। जो ऑर्गेनेल प्लांट्स में पाया जाता है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है बेटे उसको? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आप CO2 लेते हैं और इसी प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हाँ। ठीक है, जिससे पूरी प्लेनेट को ऑक्सीजन मिलता है और इसी ऑक्सीजन को हम फिर इनटेक करते हैं हमारे लंग्स की मदद से। ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ। पर ऐसा नहीं है कि प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। चूंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? लाइट, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कब होना है, डे में कि नाइट में? डे में, एग्जैक्टली। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कब होता है? डे। और रेस्पिरेशन? बोथ। शाबाश। नहीं तो 90% लोग फ्लो में कबाड़ा कर जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कब होता है? दिन में। और रेस्पिरेशन कब होता है? रात में। जी नहीं, प्लांट्स हमारी ही तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपको लगता है आप और मैं कुछ सेकंड भी बिना रेस्पिरेशन के रह सकते हैं? ना, नेवर। तो प्लांट कैसे? वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो रेस्पायर करते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, उनको भी एनर्जी चाहिए। वो भी एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी जो शुगर है उसको ब्रेक करके हासिल करते हैं। तो प्लांट्स 24/7 रेस्पिरेशन करते हैं ना। फोटोसिंथेसिस डे पीरियड में होता है इन क्लोरोप्लास्ट, पर रेस्पिरेशन कब होगा? हमेशा 24/7 किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है। 24/7 का मतलब 7 दिन 24 घंटा हमेशा। इज दैट क्लियर? ये बात पूरी तरह समझ में आता है? हाँ। और भूलना नहीं है हर व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है, सुन रहा है, देख रहा है, एटमॉस्फेयर की ये ऑक्सीजन किसका नतीजा है? कहां से आई है? किसने दिया है? प्लांट्स ने। चलो एक बात बताओ हमें, हमारे सारे व्यूअर्स को भी और मुझे भी बताओ, क्यों जरूरी है प्लांट इस प्लेनेट पर? जितने कारण तुमको याद आ सकते सब गिना दो आज सारे बच्चों।
कि प्लांट्स क्यों एसेंशियल है? फूड। फूड, प्लांट से फूड मिलता है आज, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लिविंग होने के लिए जरूरी है, इसलिए बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी आपने देखा हो प्लांट से मिलता है, फैंटास्टिक। मेडिसिन, क्लोथ्स। हाँ, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, आपको बता दें एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, बहुत काम का, जो दुनिया की टॉप मोस्ट 100 मेडिसिन है ना, वो प्लांट से मिलती है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो प्लांट्स, और क्या बोला? मेडिसिन, क्लोथ्स। क्लॉथ, कपड़े हमारे, वो मिलते हैं आपको कॉटन के, है ना? मैंने कॉटन क्लॉथ पहना है, निर्जरा ने कॉटन क्लॉथ पहना है, वो कॉटन एक प्लांट से मिलता है, गॉसिपियम उसका नाम होता है। गॉसिप नहीं है ये बॉटनिकल नेम होते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं गॉसिपियम, सीख जाएंगे आप धीरे धीरे। तो दैट इज कॉटन प्लांट, बहुत बढ़िया। और प्लांट को प्रोटेक्ट करना, मैं जो व्यूअर सभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, निर्जरा ये बता रही है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करना, इस प्लेनेट पर बने रहना क्यों जरूरी है। तो निर्जरा ने अभी तक बता दिया है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, वो टिम्बर देते हैं, लकड़ी देते हैं, वो मेडिसिनल वैल्यू के मेडिसिन देते हैं आपको, वो और क्या बताया? खाना, खाना, फूड 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 फूड, ऑक्सीजन, ओके। और वुड, वुड और मैं लिख देता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ निर्जरा, मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ। तो प्लांट्स, प्लांट्स क्यों हमें हमें बचाना चाहिए ना प्लांट्स को इस प्लेनेट पर, हाँ। है ना? बचाना चाहिए ना। तो निर्जरा ने कहा कि क्यों बचाना चाहिए, निर्जरा ने जवाब दिया उनसे फूड मिलता है इसलिए, ऑक्सीजन मिलता है, और वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, ओके। और मेडिसिन, मेडिसिन 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 मेडिसिन, ओके ओके। और हाँ, क्लॉथ भी, क्लॉथ भी, क्लॉथ भी। और उन्हें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो भी लिविंग है। ये कोई नहीं बोलता, निर्जरा ने इसलिए बोला क्योंकि मैंने उसे ऐसा सिखाया है, और हम सब बड़ों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म प्लांट्स के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे ये बोलते हैं कि ये सब प्लांट से मिलता है, इसलिए प्लांट को बचाना चाहिए। हम सिखाते भी ऐसे, बेटे प्लांट को काटो मत, क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, मतलब नहीं मिलता मार देता। हमारे बच्चों को सिखाते, बेटा प्लांट को काट रहे हो, पता है इनसे फूड मिलता है। अच्छा, मतलब अगर वो कुछ नहीं दे रहा होता तो हम मार देते। क्यों नहीं हम बच्चों को इस तरह से सिखाते, और सिखाना चाहिए कि प्लांट्स भी लिविंग हैं। जिस तरह हमारे यहां हमारे कानूनों में किसी जिंदा व्यक्ति को मारने की सजा उम्र कैद, मृत्युदंड होती है, वैसे ही हमें हमारे समाज में ये शिक्षा या ये विकास हमें करना होगा कि एक प्लांट भी जिंदा है। बिठाइए आपकी कमेटी, बिठाइए आपका, लाइए आपका कानून, जहां प्लांट को काटने या मारने पर भी सख्त सजा का प्रावधान। उन्हें सिर्फ इसलिए बचाना कि वो हमें कुछ देते हैं, ये तो बहुत ही असंस्कारी बात होगी साहब। मतलब हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें कुछ देता नहीं हो, तो क्या हमें उसकी खोज खबर नहीं रखनी चाहिए? क्या उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करनी चाहिए? ये ठीक नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट इस प्लैनेट पर बराबर का हक रखते हैं जितना हम हक रखते हैं, जितने बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रखते हैं। तभी तो आज सीख रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं हम, ये प्लैनेट अकेले हमारा नहीं है। क्या आपको पता है इस प्लैनेट पर कितनी डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज है? डू यू नो? कितनी डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज है, अलग अलग प्रकार के मेंबर है। पढ़ते हो ना बहुत सारे लोग, लिविंग 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 तो चल रहा है, सारे लोग। आपको ये भी पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हैं? टोटल नंबर नहीं पूछ रहा हूं, टाइप्स पूछ रहा हूं। मिलियन में 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं हमारे इस प्लेनेट पर। ये हमारी डाइवर्सिटी है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पर मौजूद हैं, 1.7 मिलियन। कई 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 हजार प्रकार की तो चींटियां हैं, कई हजार प्रकार की मछलियां हैं। हमारा बासमती चावल जो हम घर पर खाते हैं वो कई हजार प्रकार का होता है। तो प्लांट्स, बाकी एनिमल्स, हम लोग, हम सब लिविंग हैं, और हमारे लिए रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है ये मैंने बताया। क्योंकि रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है?
ऑक्सीजन। और हमारे अंदर रेस्पिरेशन कौन करता है? लंग्स। अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी मोड होते हैं। जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, देखा है? दादी के उधर जो हम लॉन में देखते हैं, गार्डन में देखते हैं, वहां अर्थवर्म है, सॉइल। वो उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास क्या होता है? नहीं, जरा कुछ आइडिया कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मॉइस्ट स्किन, है ना, बहुत बढ़िया। या छोटे छोटे वो आपने जब हम कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ हमको फ्रॉग मिलते हैं, तो आपने देखा होगा फ्रॉग के अंदर भी जो है वो देखें, फ्रॉग देखें आपने? गुड। बता सकती हैं फ्रॉग में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है? उसमें लंग्स होते हैं क्या? हाँ, वो पर जब वो लंग्स से ब्रीथ तभी करता है जब वो लैंड पर होता है। बिल्कुल ठीक। और ये आपकी किताबों में सिर्फ इतना है कि वो लैंड पर होता है। लैंड पर होने के साथ साथ जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो वो लंग्स को यूज करता है। उसके अलावा यस, लैंड पर होने भर से नहीं, वो आपकी किताबें गलत नहीं है, वो कंपैरिजन टेडपोल से करती हैं। जानती है टेडपोल क्या होता है? यंग फ्रॉग, लार्वा, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। टेक्निकल टर्म पर जाने की जरूरत नहीं, कह सकते हैं। तो जब फ्रॉग का लाइफ साइकिल आप पढ़ते हैं तो शुरुआती स्टेज में वो टेडपोल होता है, तो वो वाटर में होता है, तो वहां तो लंग्स काम नहीं आएंगे, है ना। तो लंग्स बाहर लैंड पर ही काम आएंगे। तो पानी में जब वो होता है, बता सकती हैं आप कैसे रेस्पिरेशन करता है? मॉइस्ट स्किन, उसकी स्किन, उसका जो बॉडी स्किन है उससे वो रेस्पिरेशन करता है, वो उसको मदद करती है रेस्पिरेशन करने में, है ना। और जब प्लैनेट हमारे जब लैंड पर वो आएगा तो फिर वो कैसे करेगा? लंग्स की मदद से एक्टिव रेस्पिरेशन करेगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये रेस्पिरेशन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है लिविंग का, बेटे वो हमने बात किया। ठीक है, चलिए बताइए रेस्पिरेशन के बाद और क्या आप मेरे लिए लेकर के आई अगला कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, वो आखिरी में, आखिरी में जरा, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो सबसे आखिरी में। रिप्रोडक्शन हो गया निर्जरा, कितनी बार पढ़ना है? एक्सक्रीशन भी चलेगा, और मैंने अब लिख दिया। आपने थोड़ा मूवमेंट का बात कम किया है मेरे साथ, है ना। हमने मूवमेंट बोला था सिर्फ कि क्या होता है, पर हमको इसके बारे में थोड़ा जानना, पहचानना, समझना पड़ेगा, है ना। तो चलो, क्या जानती हो मूवमेंट के बारे में? एक तो तुमने मुझे याद है पिछले वीडियो में बताया था सनफ्लावर, उसके बारे में बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो भी मूवमेंट करते हैं ना, वहीं से शुरू करते हैं, वो एक अच्छा पार्ट है। एक्चुअल में बेटे मूवमेंट जो है प्लांट्स के अंदर वो कई प्रकार के होते हैं। मैं तुमको कुछ बहुत प्यारे टर्म्स सुनाता हूँ, समझाता हूँ, है ना। जैसे एक बताता हूँ, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। एक होता है जियोट्रोपिज्म, और एक होता है कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रोपिज्म शब्द का मतलब होता है जब कभी स्टिमुलस, ये बहुत एक अच्छी चीज आई है। व्हाट इज स्टिमुलस निर्जरा? ये स्टिमुलस किस बला का नाम है? जब किसी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है तो उसे स्टिमुलस बोलते हैं। ओके। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बता दो, कोई बात नहीं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब उस स्टिमुलस पर वो ऑर्गेनिज्म कोई रिएक्शन करता है, उसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बोलते हैं। ओके, मतलब मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे सराउंडिंग में कुछ बदलाव अगर होता है तो वो स्टिमुलस है। जैसे अभी लाइट ऑन है और लाइट चली जाए, क्या ये स्टिमुलस है? हाँ, हम बोल सकते हैं एकदम से हम चेंज, बिल्कुल, रिएक्शन, वी आर ऑब्जर्विंग अ चेंज। बिल्कुल हम कह सकते हैं जब लाइट गया तो मेरे सेंस ऑर्गन समझ जाएंगे कि कुछ बदलाव आया है, चेंज आया है। या डार्क से मैं लाइट की तरफ आ रहा हूँ तो ये एक स्टिमुलस है ना। वैसे मैं आपको कभी डांटता या मारता नहीं, लेकिन मैं मान लीजिए आपको एक जो है वो किसी गलती पर एक आपको थप्पड़ मैंने मारा, है ना, मारना नहीं चाहिए, डेमो के लिए मारा, ठीक है, तो ये भी एक स्टिमुलस है कि एक बदलाव हुआ, और उस पर आप या तो शॉक हैं, या तो आपको गुस्सा आ रहा है, या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है। तो बिल्कुल ठीक, जब आपकी सराउंडिंग में जो भी बदलाव हुए और उस बदलाव को आप एज ए ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करते हो, वो स्टिमुलस कहलाता है, और उस पर फिर आप प्रतिक्रिया देते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, है ना। तो जब स्टिमुलस की तरफ
ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करे, मूवमेंट दिखाए। पर प्लांट पूरा का पूरा नहीं, प्लांट तो चल नहीं सकता, तो प्लांट का कोई पार्ट जब स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट दिखाए, है ना। क्या कहना चाहता हूं मैं, बड़ा मजा आने वाला है आपको। एक प्लांट लीजिए और उस प्लांट को यूनिलैटरल लाइट डालिए, उस पर एक तरफ से लाइट डालिए, तो वो उस लाइट की तरफ मूव करने लगता है। इस घटना को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म शब्द को समझो, रटो मत पायो में। व्हाट इज ट्रोपिज्म? ट्रोपिज्म का मतलब क्या है? स्टिमुलस की तरफ किसी पार्ट का मूवमेंट, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ, जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, जिधर वो चेंज ऑब्जर्व कर रहा है उस तरफ। जैसे सनलाइट, इस कमरे को आप डार्क मान लीजिए रखिए और एक छोटा सा होल कर दीजिए और उसमें से लाइट को आने दीजिए। ऐसा आप अपनी बुक में बहुत सारी एक्टिविटी में पढ़ते हैं। तो प्लांट उधर की तरफ मूव करता है ना। ये जो मूवमेंट प्लांट का होता है, इसको आप क्या नाम देते हैं? इसे क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म। वैसे ये बहुत मजेदार बात होती है कि लाइट डालने पर जो है वो प्लांट के अंदर कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा विस्तार पे हम इस पर भाग पर नहीं जा रहे। अभी सिर्फ हम इतना कहेंगे कि ये एक हार्मोन की मदद से होता है, प्लांट हार्मोन, है ना। उसको, प्लांट हार्मोन को जो है हम नाम देते हैं ऑक्सीन। ठीक है, प्लांट हार्मोन के लिए ही मैंने एक और टर्म यूज किया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, अभी हाँ पीजीआर, अभी बस इतना ही रखते हैं कि ऑक्सीन के कारण होता है। अभी आपको बहुत सारे साल पढ़ाना है ना, 6th में आप 7th में जाएंगी, 8th में आएंगी, 9th में आएंगी, 10th में आएंगी, 11th में आएंगी, 12th में आएंगी, तो इतने सालों तक हमें बारीकियों को और अच्छे से समझना है। तो दैट इज फोटोट्रोपिज्म। रूट ग्रेविटी की तरफ जब जाती है, अट्रैक्ट होती है, जियोट्रोपिज्म। कई बार कोई केमिकल की तरफ भी आप मूव करते हैं, प्लांट का कोई भाग, उसको कीमोट्रोपिज्म। हाँ, तो अब अंतर क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज ट्रोपिज्म? किसी जब प्लांट का कोई पार्ट स्टिमुलस की तरफ, पार्ट ऑफ प्लांट स्टिमुलस की तरफ मूव करे, है ना। ऐसे ही एक और इवेंट होता है टेक्सिस। जैसे आपने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा ना, वैसे ही टेक्सिस भी होता है। उसका पूरा टर्म होता है फोटोटेक्सिस, या एक और टर्म होता है कीमोटेक्सिस। ये भी मूवमेंट है। एनी आइडिया अबाउट कीमोटेक्सिस? टेक्सिस और ट्रोपिज्म में अंतर मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या कोई डिफरेंस आप जानती हैं? जब पूरा का पूरा कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट का भाग ही जो स्टिमुलस है उसकी तरफ चल जाए, कंप्लीट पार्ट, द होल पार्ट। पर पापा प्लांट तो मूव नहीं करते, कोई बात। कई बार उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं जो अगली जनरेशन लाने में मदद करते हैं। तो जब वो किसी केमिकल स्टिमुलस की तरफ पूरा स्ट्रक्चर मूव करके जाए, फिर उसको हम नाम देते हैं टेक्सिस। क्या नाम दिया जाता है? टेक्सिस। फिर हम उसको ट्रोपिज्म नहीं कहते। तो जब कोई पार्ट मूव करके नहीं जाए बल्कि होल स्ट्रक्चर, पार्ट नहीं, है ना, हम पार्ट को जानबूझ के लिखें ताकि कट कर पाए, पार्ट नहीं, द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, पूरा का पूरा जो कुछ स्ट्रक्चर है प्लांट का, जब वो मूव करके जाए तो इसे कीमोटेक्सिस कहते हैं। टेक्सिस, टेक्सिस। फिर अगर केमिकल की तरफ गया है तो कीमो, लाइट की तरफ गया है तो फोटो। ऐसा क्लियर है? एक और मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है आप लोगों की किताब में और सब जगह, है ना, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आपने इस प्लांट का नाम सुना होगा? सुना है? अरे वाह, ये बड़ा जोरदार प्लांट है। इसको कहते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका माइमोसा, है ना। आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? टच मी नॉट के अलावा माइमोसा सुना है क्या आपने? माइमोसा प्लांट सुना है ना आपने। हम उसको पूरा बॉटनिकल नेम उसका कहते हैं माइमोसा प्यूडिका, पर ठीक है, माइमोसा इज ओके। ये टच मी नॉट प्लांट के बारे में क्या जानती है आप? सुना दीजिए सब लोग। जब उसे कुछ टच होता है या कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसकी लीव्स एकदम क्लोज हो जाती हैं और फिर कुछ सेकेंड बाद वो फिर से ओके ओके ओके।
कैसे, मतलब आपने टच किया तो उसके कारण? हाँ, टच करने से आप कह रही हैं कि वो, टच के लिए एक शब्द आता है बेटे, थिग्मो, ठीक है, और इस इवेंट को बोलते हैं थिग्मो नेस्टी, यहाँ नेस्टी टर्म लगता है। तो माइमोसा प्यूडिका के अंदर जब आप टच करते हो उसको तो एकदम बंद हो जाता है? इसके आगे आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आप कभी माइमोसा प्यूडिका को रात के समय जाके देखिए, तब भी वो ऐसे ही बंद हो जाता है शर्माकर। और कुछ मत कीजिए, ऐसा करके व्युत्सर्ग खड़ा है हमारे पास में, से हाई टू एवरीवन, आ जाओ इधर आ जाओ, माय सन व्युत्सर्ग संघवी, से हाय। हाय। चलो, तो वो चमक गया एकदम कि क्या हो गया। आप ऐसा करके प्लांट को ऐसा करिए, बार बार सिस्मिक वेव जनरेट करिए, जब वो शॉक में आएगा तब भी वो बंद हो जाए। तो माइमोसा प्यूडिका पर बहुत सारी जगह पर तुम ये तो पढ़ते हो कि वो थिग्मोनेस्टी दिखाता है, वो शॉक वेव के कारण भी बंद हो जाता है, ठीक है। जब आपने ऐसे जोर से उसके सामने ताली बजाया तो भी वो जो है उसकी लीफ बंद हो जाएंगी। और एक और मैंने कहा, एक 24 आवर्स का साइकिल है उसमें, रात को उसकी पत्तियां ड्रूप आउट हो जाएंगी, गिर जाएंगी ऐसे, और सुबह वापस खिल जाएंगी। तो दो इन इवेंट को क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है, हमें बताइएगा। शॉक वेव के कारण से जो माइमोसा प्यूडिका की पत्तियां बंद हो जाती हैं, उस घटना को क्या कहेंगे? अगर टच करने को आप थिग्मोनेस्टी कहते हैं, तो शॉक वेव के कारण जब ऐसा होगा आप उसे क्या कहेंगे? सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे। और एक और हमने काम दिया है कि एक 24 आवर का साइकिल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें भी ऐसा होता है कि दिन के समय इसकी पत्तियां जो है वो खुली भी होती हैं और रात को वो ड्रुप आउट कर जाती हैं, ऐसे गिर जाती हैं। इसको आप कौन सी नेस्टी कहेंगे, है ना? तो ये प्रश्न है आप सब लोगों की। क्लियर है बेटे? तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। क्लियर है? पूरा मूवमेंट समझ में आता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्या अगला कैरेक्टरिस्टिक, कब से तुम जिसका वेट कर रही हो? हाँ, अब कर ही लेते हैं इस बात को, है ना? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसा निर्जना ने शुरू में ही हमें बताया कि हमारे सराउंडिंग्स से जो बदलाव हुए, और उन बदलावों को जब हम एज ए ऑब्जर्वर नोटिस करते हैं, हम उनको देखते हैं, हाँ, या हम उनको सुनते हैं, विजन आप उसे कहते हैं या हियरिंग आप उसे कहते हैं, है ना? तो ये रिस्पॉन्स हुआ। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखाते हैं, है ना? ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, इसके पहले एक प्रॉपर्टी आपको और हम पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा हॉट फेवरेट है ना? आप हमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ले जा रही थी, ठीक बात है, पर हम आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाना चाहेंगे। आप मेटाबॉलिज्म के बारे में जानती हैं? मैंने आपसे सुना है। मुझसे सुना है आपने, ओके। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के पहले हम एक और प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में, आपको पता है, एक बॉडी के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। जैसे आज ही मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना? वो ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे हमें एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे कई केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन्स बना रहे हैं, आप फैट्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में चलती हैं। तो इनका सम टोटल जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हमारे पास दो प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं, वन इज एनाबोलिक, अनदर वन इज कैटाबोलिक। एनाबोलिक को बोलते हैं सिंथेटिक प्रोसेसेस, मतलब जिसमें फॉर्मेशन होता है, और कैटाबोलिज्म होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस, डिस्ट्रक्शन जिसमें होता है। तो इनको कंबाइंडली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखेगा। नॉन लिविंग थिंग्स ये यहाँ पड़ी है, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? हम में होता है। हमारे अंदर आप अमीनो एसिड से प्रोटीन बना रहे हैं,
कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल कर रहे हैं, है ना। हमारे अंदर क्रेब्स साइकिल है, बहुत सारे ऐसे पाथवेज आपको याद रखना पड़ेंगे जो हमारी बॉडी में बनते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो हम सिंथेसाइज कर दी। मैं अगर इसको सरल शब्दों में कहूँ तो अरबों खरबों लगा करके भी आप ऐसा ह्यूमन जैसा कोई प्लांट नहीं बना सकते जहां हमारी जरूरत की हर चीज बनती है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है केमिकल रिएक्शन से। तो ये लिविंग का कैरेक्टर है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है। पर कोई केमिकल रिएक्शन तो आप केमिस्ट्री की लैब में भी कर लेते हैं। अभी आप बहुत छोटी हैं, केमिस्ट्री की लैब में नहीं गई। 11th और 12th के बच्चे जो होते हैं वो कई केमिकल रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में करते हैं, पर टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन लिविंग हो गई क्या? नहीं। तो फिर मेटाबॉलिज्म को लिविंग का कैरेक्टर माने या नहीं माने? थोड़ा दिमाग लगाओ। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सारी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है। पर केमिकल रिएक्शन तो दो जगह हो रही है, टेस्ट ट्यूब में भी हो रही है, पर वो तो लिविंग नहीं है, वो तो नॉन लिविंग है। तो फिर उनसे हमारी बॉडी में क्या अलग है? हमारी बॉडी में अलग है सेल का प्रेजेंस। ये सारी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती है। तो जब आप मेटाबॉलिज्म को सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करके देखते हैं, जब आप ये कहते हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, फिर उसका कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या बात समझ में आई? हाँ। तो कल जितनी सेलुलर रिएक्शंस आपको जो सेल के अंदर, जब आप सेल में जितनी रिएक्शंस देखते हैं केमिकल रिएक्शंस, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग का बेसिक कैरेक्टर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? हाँ। तो क्या कहती हो, टेस्ट ट्यूब में हो रही रिएक्शन लिविंग नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। गुड। क्या इस टेबल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं। तो ये क्या है? नॉन लिविंग। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसलिए हम लिविंग नहीं है, क्योंकि वो तो टेस्ट ट्यूब में भी है, सेल में, क्योंकि हमारी सेल में। बात बहुत अच्छे से समझती हो बेटे, वेरी गुड। तो हमारी बॉडी में सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसलिए हम लिविंग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे बहुत मजा आया। अब हम आते हैं आपका फेवरेट, जो आप मुझसे कल से पढ़ना चाह रही हो, है ना, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आ जाइए, आपको रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस समझा देते हैं। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटे जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है या उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं लिविंग का। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं? डिफाइनिंग, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कुछ उदाहरण दे सकती हो ऐसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस पर? एक दो तो आज हो ही गए। हाँ, तो उनकी पुनरावृत्ति तो नहीं करते हैं, है ना। दूसरा कुछ और आ रहा हो? जैसे कुछ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हमने टच किया, तो जैसे कोई थॉर्न है, थॉर्न या पिन, यस, तो जब हम उसको टच करते हैं तो एकदम से हमारा हाथ हटा लेते हैं। बिल्कुल हटा, बिल्कुल होता है, बिल्कुल अगर बाय मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर जो वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलस है, वो सराउंडिंग में चेंज है, और जो हमारा पुलिंग ऑफ हैंड है जो हम हटा रहे हैं वो रिस्पॉन्स टू। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। क्या आपको लगता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, उनमें रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है? इसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है? थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। टेक योर टाइम, ये समय मैं आप ही को दे रहा हूँ, आप बताएं कि क्या सोचती हैं। बोले। मोस्ट ऑफ देम में होता है। मोस्ट ऑफ देम में नहीं। मेरा प्रश्न बहुत स्ट्रेट है, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं? यस निर्मला, आपको बिल्कुल यही कहना है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस देते हैं। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक शब्द बोलते हैं, हम लोग कॉन्शियस हैं। तो वास्तव में लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो होगा कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियस हैं, है ना। और आपको पता है हम ह्यूमन इससे भी आगे हैं, सारे एनिमल कॉन्शियस हैं और हम ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस हैं। क्या आप मुझे कॉन्शियस और सेल्फ कॉन्शियस का डिफरेंस बता सकती हैं? अगर आप बताएंगी तो मुझे
बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको समय देता हूं, सोचिए और बताइए कि कॉन्शियस और सेल्फ कॉन्शियस का डिफरेंस क्या होता है। बोलिए। सोच समझ करके बोलना। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ये मेरे बड़े बच्चों से भी हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में। ह्यूमंस सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं सेल्फ कॉन्शियस हूं, पर जितने एनिमल्स हैं जिनको आप लिविंग मानते हैं इंक्लूडिंग प्लांट, वो सारे लोग जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिर्फ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स से डिस्कस कर लें पहले। तो वो कॉन्शियस है और हम सेल्फ कॉन्शियस हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? 2 मिनट इत्मीनान से सोचो, टेक योर टाइम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। हिंदी में मैंने बोला, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि इस पार्ट को हम हमारी हायर क्लासेस से भी पूछे और उन लोगों तक भी हमें ये पहुंचाना है, इसलिए हमने इस पार्ट को अलग से शूट करने का प्लान किया। तो आप में से जो जो लोग इसके बारे में जानते हो, समझते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपना आंसर आपको देने जा रहा हूं। देखिए, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? अभी हमने कहा किसी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करना, ये कॉन्शियसनेस है ना। मैं समझ रहा हूं कि मेरी एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस मुझ तक आ रहे हैं, मैं उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं, दैट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? ये प्रतिक्रिया मैं दे रहा हूं और समझ भी रहा हूं। बहुत ही गंभीर और जटिल है, इसे ध्यान से समझिएगा। कॉन्शियसनेस is awareness of one's body and environment, but on the other hand self consciousness is recognition of that consciousness। एक लाइन में अगर मैं इसे खत्म करूं तो वो ऐसा होगा, किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना कॉन्शियसनेस है, पर मैं ये प्रतिक्रिया दे रहा हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसको समझना। मैं निर्जरा से अलग प्रतिक्रिया दूंगा, निर्जरा का अलग व्यक्तित्व है, वो अलग प्रतिक्रिया देगी, मैं अलग प्रतिक्रिया दूंगा। मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, उन प्रतिक्रियाओं के आउटकम्स के बारे में सोच सकता हूं, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये आपको किसी और एनिमल में नहीं मिलती ह्यूमंस के अलावा। आज सुबह भी जब हमने क्लास लिया, हायर क्लासेस का, जिस भी क्लास में बात किया, तो लोग बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। किसी ने आज बोला, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया डॉग के बारे में। हमारे एक स्टूडेंट ने बोला, उसने बोला कि सर देखिए, एक इंसान है वो मिट्टी में भरा हुआ है, और एक डॉग है वो भी मिट्टी में भरा हुआ है, और दोनों जो हैं वो पास पास खड़े हैं, और स्टेज पर कोई फंक्शन चल रहा है, तो कुत्ता दौड़ करके चला जाएगा, वो कॉन्शियस है कि उस पर मिट्टी लगी हुई है। बिल्कुल ठीक बात, ये कॉन्शियसनेस है। पर इंसान 4 बार सोचेगा कि ये मिट्टी मुझ पर लगा हुआ है, ये क्यों लगा है, मैं आते हुए गिर गया था, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या मुझे ऐसे जाना चाहिए। फिर मैंने उसमें जोड़ा कि ये सिर्फ नेगेटिव साइड ही नहीं हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा एक किसान है जो इस देश की मिट्टी से हमको अनाज उगा के देता है। अभी बात किया ना कि फूड कितना इंपॉर्टेंट है। वो अगर मिट्टी में लथपथ है और उसके बेटे को MBBS, MD, MS या IIT से कोई डिग्री मिलने जा रहा है, और उसको एक खबर अभी मिला है, और वो दौड़ते दौड़ते अपने खेत से सीधा उस ऑडिटोरियम में स्टेज पर पहुंच गया है, वो भी मिट्टी में लथपथ है, वो भी समझता है कि क्या इस मिट्टी के साथ वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां भरे हुए ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोग उसका ताली बजा करके स्वागत करेंगे कि आप इस देश के भाग्य विधाता हैं। आप मिट्टी में लथपथ हैं तो क्या हुआ, इसी मिट्टी से तो आप अनाज पैदा करते हैं, वही अनाज हम खाते हैं, है ना। हाँ। तो वहां भी वो भी समझ रहा है, लेकिन वो प्राउड फील करेगा, वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ जाएगा और अपने बेटे का सम्मान उसके साथ हासिल करेगा। तो कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ हमारे सराउंडिंग के प्रति हमारी अवेयरनेस, पर इस अवेयरनेस को पहचानना कि मैं
इस अवेयरनेस को जानता हूं, रिकॉग्नाइज करता हूं, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपको बता दें, ह्यूमंस हमेशा सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं। जो ह्यूमन बेबी होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, तो अपने पहले साल के जीवन के अंदर वो कॉन्शियस होता है, उसके साथ जो घट रहा होता है वो उसको सेंस कर पाता है, पर वो इन बातों को सीख करके अपने आप को पहचानना शुरू नहीं करता। पर कुछ समय में हम लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, कांच में देखना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे बाल जमे हुए हैं या नहीं, है ना। तो दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो पूरे दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है, वो स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। आपने इतना सारा देखा, आज फोटोट्रोपिज्म देखा, कीमोट्रोपिज्म देखा, सनफ्लावर का बात किया, है ना। फोटो पीरियोडिज्म होता है, हायर क्लासेस में हम पढ़ाएंगे, जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग जो है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट से तय होता है, स्टिमुलस से तय होता है, दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, है ना, उसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। तो हर कोई स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन हम स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं और हम सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। हायर क्लासेस में 12th 11th की क्लास में हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि एक व्यक्ति जो कोमा में चला गया है ना, उसका ब्रेन डेड है, वो लंग हार्ट मशीन पर है, क्या आप उसे लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। हम अगले वीडियो में इसको एड्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दें। तो हमें आज आपको शायद कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इन छोटे बच्चों को भी वो शुरुआत से समझ में आए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हमने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हम आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में बताएंगे, हम इकोलॉजी के बारे में बताएंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताएंगे, ऑटोट्रॉप्स क्या, खाना कौन बनाते हैं, प्लांट्स, क्यों ये पोटेंशियल उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं, हेट्रोट्रॉप्स कौन, बैक्टीरिया और फंगस क्यों बहुत जरूरी है, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है, ऐसा क्या है उनके पास, प्लस हमारा इकोसिस्टम या हमारा जो इन्वायरमेंट है, पूरा हमारा जो बायोम है, उसमें रहने के लिए ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार के अडॉप्टेशंस दिखाते हैं। ये हमारे तीसरे वीडियो का कंटेंट होगा जो बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। हमें देखने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्ञान की गंगा बहती रहे, और अपने इस वीडियो सीरीज का मकसद यही है कि ये वीडियो हर भारत के उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है और ज्ञान की गंगा को अपने तक पहुंचने देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सिद्धार्थ संघवी, यह मेरी बेटी निर्जरा संघवी। बाय बाय, थैंक यू।